नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो PEL यानी प्रीमियर एक्सप्लोजिव लिमिटेड, जो भारत के इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक बड़ा नाम है, ये एक नए और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर करने में सफल रहा है। ये डील ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुई और इसका टोटल वैल्यूएशन 26.5 करोड़ रुपए है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत PEL प्रोपेलेंट कास्टिंग और बूस्टर्स की असेंबली करेगा, जो अगले 2 सालों तक डिलीवर किए जाएंगे। ब्रह्मोस एरोस्पेस, जो भारत और रसिया का एक ज्वाइंट वेंचर है, भारत के मिसाइल प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। ब्रह्मोस मिसाइल अपनी सुपरसोनिक स्पीड और पिन पॉइंट प्रिसीजन के लिए पहचानी जाती है और इसके हर कंपोनेंट की रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस क्रिटिकल होती है। प्रोपेलेंट कास्टिंग और बूस्टर असेंबली मिसाइल के प्रोपल्जन सिस्टम का एक वाइटल हिस्सा होते हैं। ये इंश्योर करता है कि मिसाइल अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे परफॉर्म करे और बैटलफील्ड में एक डिसीजिव एज प्रोवाइड करे। साथ ही एक और खबर ब्रह्मोस की तरफ से ही है। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने ब्रह्मोस LR यानी ब्रह्मोस लॉन्ग रेंज की डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी है। ये मिसाइल ब्रह्मोस सीरीज का एक एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट है, जो 800 किलोमीटर तक की स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखेगा, जबकि इसकी स्पीड अब भी मैक 3 मेंटेन की जाएगी। ये एडवांसमेंट ब्रह्मोस ER यानी ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट के बाद आया, जो 450 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने में सक्षम है। पहले ब्रह्मोस मिसाइल का रेंज MTCR के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से सिर्फ 290 किलोमीटर तक लिमिटेड था, लेकिन नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से ये बैरियर ब्रेक हो गया है। ब्रह्मोस LR की रेंज एनहांसमेंट का सबसे बड़ा फैक्टर उसके इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी में किया गया मॉडिफिकेशन है। मिसाइल की लेंथ बढ़ाकर फ्यूल टैंक को ऑप्टिमाइज किया गया है, जिससे इसका एंड्योरेंस और रेंज दोनों एनहेंस हो सके। ये मिसाइल अपनी सुपरसोनिक स्पीड को मेंटेन करते हुए लॉन्ग डिस्टेंस मिशन एग्जीक्यूट कर सकेगी। एक और खासियत ये है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस पुराने और नए वेरिएंट के बीच कंपैटिबिलिटी मेंटेन कर रहा है। ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज को एग्जिस्टिंग लॉन्चर्स के साथ कंपैटिबल बनाया जा रहा है, जिससे पुराने मिसाइल सिस्टम्स को भी अपग्रेड करना आसान होगा। इसका एक और फायदा ये है कि नए सिस्टम्स के लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कॉस्ट और डिप्लॉयमेंट टाइम दोनों को कम करेगा। इंडियन एयरफोर्स भी इस मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन को स्ट्रेटेजिक मिशन के लिए इंटीग्रेट करने का प्लान कर रहा है। मैक 3 की स्पीड और इनहेंस्ड रेंज के कॉम्बिनेशन से ये मिसाइल एनिमी टेरिटरी में डीप पेनिट्रेशन करने और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास करने की कैपेबिलिटी रखती है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट रेंज से एक नए और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किया है। ये सिस्टम लो फ्लाइंग एरियल थ्रेट्स जैसे ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। टेस्ट के दौरान वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स ने हाई स्पीड लो अल्टीट्यूड टारगेट्स को सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया और उन्हें डिस्ट्रॉय किया। ये टेस्ट डिफरेंट फ्लाइंग कंडीशंस में किए गए, जिसमें मिसाइल्स ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट्स को एलिमिनेट किया। ये सिस्टम एडवांस्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग और रडार गाइडेंस से लैस थर्मल सिग्नेचर वाले ड्रोन्स को भी डिटेक्ट कर सकता है, जो मॉडर्न वॉरफेयर के लिए एक बड़ी जीत है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कम्प्लीटली इंडिजिनस है और रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य लैब्स और इंडस्ट्री पार्टनर के साथ मिलकर इसको डेवलप किया है। ये सिस्टम इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए काम आएगा। अगली खबर की बात करें, जब पिछले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तब उन्होंने भारत पर अमेरिकन फाइटर जेट्स खरीदने का प्रेशर बनाया था। ये सिर्फ डिफेंस डील का मुद्दा नहीं था, बल्कि ब्रॉडर ट्रेड नेगोशिएशन का एक हिस्सा था। अमेरिका की ये सोच थी कि अगर भारत उनके फाइटर जेट्स लेगा तो ट्रेड नेगोशिएशंस में कुछ और डिप्लोमेटिक कंसेशन मिल सकते हैं, लेकिन ये डिसीजन भारत के लिए इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। जो ऑप्शन सामने थे वो लॉकहीड मार्टिन का F-21 और बोइंग का F-15X थे। दोनों ही एयरक्राफ्ट मॉडर्नाइज्ड हैं, लेकिन इनका बेसिक डिजाइन 50 साल पुराना है। भले ही इनमें नए सेंसर्स, एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम्स ऐड किए गए हैं, लेकिन ये चाइना के लेटेस्ट J-35A और J-25 जनरेशन फाइटर्स के मुकाबले पुराने लगते हैं। भारत का कंसर्न ये है कि अगर पाकिस्तान को चाइना से स्टील्थ फाइटर्स मिलते हैं तो अमेरिकन जेट्स लेना कोई एज नहीं देगा, बल्कि एक डिसएडवांटेज क्रिएट कर देगा। एक और बड़ी दिक्कत ये है कि अगर भारत F-35A खरीदने की सोचे तो उस पर कई रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे। पेंटागन की डिमांड है कि अगर भारत ये एयरक्राफ्ट ऑपरेट करेगा तो अमेरिकन इंस्पेक्टर्स को एयर बेसिस का एक्सेस दिया जाए, जिससे वो इंश्योर कर सकें कि एयरक्राफ्ट का यूज़ उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो रहा है या नहीं। ये कंडीशन भारत के सॉवरेनिटी के खिलाफ है। दूसरा इशू ये है
कि लॉकहीड मार्टिन सिर्फ 110 जेट्स के लिए भारत में F-35 प्रोडक्शन लाइन लगाने को तैयार नहीं है, जो इस डील को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। भारत का MRF टेंडर एक मीडियम वेट फाइटर जेट के लिए है, लेकिन F-15X हैवी कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है जो Su-30 MKI जैसे प्लेन्स के बराबर आता है। इंडियन एयरफोर्स के लिए एक और हैवी फाइटर लेना प्रैक्टिकल नहीं होगा, क्योंकि इससे फ्लीट का बैलेंस बिगड़ सकता है। और अगर भारत F-21 भी लेता है तो ये सिर्फ एक अपग्रेडेड F-16 होगा जो ऑलरेडी पाकिस्तान यूज कर रहा है। इसलिए इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेटजी ये है कि ये डिसीजन किसी पॉलिटिकल प्रेशर में आकर नहीं, बल्कि अपने कॉम्बैट नीड्स और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स के मुताबिक ले। आज की डेट में अगर अमेरिका भारत को सिर्फ आउटडेटेड या कंप्रोमाइज्ड जेट्स ऑफर करेगा तो भारत के लिए उन्हें लेना कोई समझदारी की बात नहीं होगी। जब तक यूएस एक एडवांस्ड एयरक्राफ्ट जैसे F-35 को भारत की सॉवरेनिटी कंडीशंस पर एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक इंडियन एयरफोर्स किसी भी अमेरिकन जेट को प्रायोरिटी देने के मूड में नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो इस विषय में आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स अपनी ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटी को और मजबूत करने के लिए यूएस एयरफोर्स से 5 C-17 ग्लोबमास्टर 3 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने का प्लान बना रहा है। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के पास 11 C-17 हैं और ये एयरक्राफ्ट दुनिया भर में स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट ऑपरेशंस के लिए जाने जाते हैं। यूएस एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट का सबसे बड़ा ऑपरेटर है, जिसके पास 222 यूनिट्स हैं। ये एयरक्राफ्ट 77 टन तक कार्गो ले जा सकता है, जो टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप्स और रिलीफ सप्लाई जैसे ट्रांसपोर्ट करने में काफी इफेक्टिव है। इसका लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी और हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन कैपेसिटी इसे हिमालयन रीजन्स जैसे टफ टेरेंस में भी ऑपरेट करने लायक बना देता है। पहले इंडियन एयरफोर्स को 3 एडिशनल C-17 लेने की क्लियरेंस मिली थी, लेकिन बोइंग ने इस एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन बंद कर दिया था और ग्लोबल डिमांड की वजह से भारत सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट ले पाया था। बाकी के एयरक्राफ्ट दूसरे देशों ने जल्दी एक्वायर कर लिए। एक और बड़ा चैलेंज ये है कि इंडियन एयरफोर्स के फ्लीट में जो IL-76 एयरक्राफ्ट हैं वो अब आउटडेटेड हो रहे हैं और उनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी बढ़ चुका है। IL-76 को 2035 तक रिटायर करने का प्लान किया जा रहा है और उसके रिप्लेसमेंट के लिए C-17 एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन यूएस एयरफोर्स के पास भी लिमिटेड C-17 है और कई दूसरे देश भी उन्हें एक्वायर करने में इंटरेस्टेड हैं, जो भारत के लिए इन एयरक्राफ्ट्स को लेना मुश्किल बना सकते हैं। खैर, अब ये यूएस एयरफोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने एग्जिस्टिंग फ्लीट से भारत को ये एयरक्राफ्ट दे सकते हैं या नहीं। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।